नमस्कार, मैं वैद्य चंद्र कुमार देशमुख पुणे के यहाँ से। सबको पता है 4 फरवरी से हमने विद्याकर्म और अग्निकर्म की एज इट इज़ शुरू की थी। ये सीरीज़ में अभी तक 9 एपिसोड हो चुके हैं और ये सभी को पसंद आ रहे हैं। जो लोग हमारे पास यहाँ आके सीख नहीं सकते हैं उनके लिए ये सीरीज़ है। ये सीरीज़ में हम पूरी तरह से विद्याकर्म अग्निकर्म आगे कैसे कैसे करना है, कौन से माइन्यूट उसमें थिंग्स रहती है या एक्यूरेसी कैसे हमें लेना चाहिए है, हम ऐसे सारी जानकारी लेंगे। तो ये लेते समय हमने शुरू किया था डिस्कवरी ऑफ विद्याकर्म से। अभी तक 15,000 लोगों ने वो देखा है और मुझे कहाँ से फ़ोन आए मुझे पता है कि इसमें लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी मैं हमेशा हर इस सीरीज़ में कहता हूँ कि जो वैद्य राबू गोगटे सर ने हमें सिखाया है और सर जाने के बाद हम पूरी दुनिया में इसको लेके जा रहे हैं और इसका फ़ायदा इतना हो रहा है कि अभी कोई भी प्रैक्टिस करेगा तो विद्याकर्म अग्निकर्म के बिना प्रैक्टिस शुरू नहीं कर पाएगा। इतने आगे तक ही विद्याकर्म अग्निकर्म चला गया है। कोई भी कैंप हो जाए, महाराष्ट्र में कहीं भी कैंप हो जाए, बाहर भी कैंप हो जाए, वहाँ पे विद्याकर्म अग्निकर्म होगा, क्योंकि ये इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट, इंस्टेंट डिसीज मैनेजमेंट है। ये सब करते समय जब भी मैं विद्यार्थियों को लेक्चर देता हूँ, जब विद्यार्थी सीखने को आते हैं और सीख के यहाँ से चले जाते हैं, तो इनमें एक बात ध्यान में आती है कि सीखते तो सब है। अभी तो इंटरनेट के से या सोशल मीडिया से तो सीख तो सब रही है, लेकिन इनमें एक्यूरेसी बहुत मिस हो जाती है। एक्यूरेसी भी मिस हो जाती है और डायग्नोसिस भी मिस हो जाता है। सबको पता तो है कैसे करना है। जैसे मैं बताऊँगा सेरेब्रल पाल्सी के बारे में या मानस विकार के बारे में, इनफर्टिलिटी के बारे में। अभी तक मुझे लगता है अभी लास्ट 2 दिन पहले हमारा 589th केस सक्सेसफुल हुआ, उनको फीमेल चाइल्ड हुई और कई आने वाले हैं। मुझे लगता है ये साल में हम 600 तक हमारा वो आंकड़ा पहुंच जाएगा आराम से। तो ये आता कैसे, इतने रिजल्ट आते कैसे हैं लोगों को? जब हमने विद्याकर्म अग्नि शुरू किया तो तब लगता ही नहीं था कि विद्याकर्म अग्निकर्म से एक सुई लगाने से पेशेंट को कुछ दर्द कम हो जाएगा। लेकिन अभी सबको पता है कि ये कितनी एक्यूरेट चिकित्सा और इसके कितने फ़ायदे हैं। जब हम गोगटे सर के पास थे तो सर का एक्यूरेसी इतना थी कि कोई भी बातें सर पीछे नहीं छोड़ते थे। मुझे पता है सर जब उनका आखिरी काल था वहाँ पे सर एक लेख लिख रहे थे विद्याकर्म और रक्तमोक्षण का, तो मैं वो ट्रांसलेट कर रहा था सर ने लिखने के बाद। तो ट्रांसलेट करते समय मैंने एक शब्द बदल दिया था, जैसे शोणित और रक्त, ऐसा जो शब्द था वहाँ पे सर ने शोणित लिखा था और मैंने उसको रक्त लिखा था। तो सर ने मुझे डांटा था कि अरे शोणित और रक्त में भी डिफरेंस है, ग्रंथ में ऐसे शब्द आए तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। तो सर ये जब भी लेख लिखते थे ना तो सब सर जो है इतने माइन्यूट में पढ़ते थे, इतने माइन्यूट में लिखते थे और सदियों तक उसका फ़ायदा लोगों को होगा ये विचार करके करते थे, क्योंकि सर सर्जन थे और वो कोई भी छोटी बात पीछे छोड़ते नहीं। लेख लिखना, बहुत सारे आर्टिकल में सर लोगों को प्रबोधित करना, ये सर का काम हमेशा चालू रहता था। तो जब सर थे तब हमने सर के जो अभी तक आए हुए आर्टिकल्स हैं उनका हमने कलेक्शन किया है। ऐसे कम से कम 200-300 से भी ज़्यादा सर के कलेक्टेड आर्टिकल्स हैं जो हम वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं वैद्यगोगटे.org पे, जहाँ पे सर ने एक आर्टिकल को अपना बहुत समय देके, बहुत ज्ञान देके उसने लिखा था, सर ने लिखा था। तो ये करते समय छोटी माइन्यूट बातें भी सर कभी छोड़ते नहीं थे। ऐसे मैं एक आज लेख बताने जा रहा हूँ सर का, आयुर्वेद में जो अग्निकर्म चिकित्सा है। सर ने वो लेख लिखा था 1993 को, सोमवार दिनांक 29 मार्च 1993 को सर ने तरुण भारत में एक लेख लिखा था। तरुण भारत एक यहाँ का वृत्तपत्र है, न्यूज़पेपर है, वहाँ पे सर ने लेख लिखा था आयुर्वेद में जो वर्णित की है अग्निकर्म चिकित्सा। हमने अभी तक एपिसोड देखे, हर एपिसोड में अलग अलग कुछ बातें लेके आया हूँ मैं। डिस्कवरी ऑफ विद्याकर्म हुआ है, उसके बाद में मर्म हो गए हैं, अलग अलग प्रकार से मर्म कैसे हम देखते हैं। उसके बाद में मर्म की शक्ति का मैंने वहाँ पे उल्लेख किया था कि वहाँ पे एनर्जी फ्लो कैसे, ग्रंथ में
क्या दिया है और हम विद्या कर्म अग्नि कर्म करते समय क्या सोच के करते हैं। तो ये बहुत सारे डिटेल हो गए हैं, आगे भी आएंगे। प्रैक्टिकल सीज़न में शुरू कर रहा हूँ आज से, क्योंकि थेरोटिकल तो सब जगह पे पढ़ने मिलेगा, लेकिन एज इट इज़ में हमें प्रैक्टिकल ज़्यादा से जाना चाहिए। तो ये जो पहली बार सर ने 1993 में लोगों को अग्निकर्म इंट्रोड्यूस करना चाहता स्टूडेंट लोग को, तो वहाँ पे सर ने एक लेख लिखा था। तब सर ताराचंद में काम करते थे, मांझी शल्य तंत्रज्ञ थे और विभाग प्रमुख भी थे वहाँ पे। तो वहाँ पे अग्निकर्म चिकित्सा के बारे में सर ने एक लेख लिखा था। अग्निकर्म हम हमारे आयुर्वेद शास्त्र में जो दिया है, वहाँ पे 4 पद्धति दी है, जैसे चिकित्सा करनी है, क्षार कर्म करना है, शस्त्र कर्म करना है और अग्निकर्म करना है। ऐसे कर्म आए हैं। और अग्निकर्म में व्यवहार में दाग देना या वहाँ पे चटका देना ऐसे कहा जाता है। अग्निकर्म 1993 में सर लिख रहे हैं कि अग्निकर्म हमारे व्यवहार में बहुत कम यूज़ की जाती है, कुछ नाम मात्र व्याधियों में की जाती है, जैसे कि कॉर्न है, जैसे कि कोई वाट है, मोल है, वो निकालना है, कोई एक्सीजन जैसा करना है, उसको अग्निकर्म के कॉटरी के थ्रू करना है, ऐसी की जाती थी। लेकिन आयुर्वेद में ये जो अग्निकर्म जो भाग है बहुत डेप्थ में वर्णित किया गया है। अग्निकर्म चिकित्सक के तब तो नाम बहुत कम थे और उनमें से पायोनियर कहा जाता था वैद्य राव गोगटे सर को। वहाँ पे सर एग्जाम्पल देते समय सर ने बताया था कि कुछ जमात में, विशेषतः सोलापुर जैसे भाग में, बच्चा जब जन्म लेता है या आदिवासी भाग में, तो उसको पेट के ऊपर दाग दिया जाता था। और आयुर्वेद में उत्पुल्लिका जैसे व्याधि में वर्णित है कि वहाँ पे अग्निकर्म करना है। वहाँ पे सर ने लिखा था कि ऐसे दाग देने से अगर कोई बच्चों के पोट के विकार अगर कम होते हैं, जैसे कि डाइजेशन के प्रॉब्लम है या बहुत सारे जो विकार अगर कम होते तो इसमें रिसर्च होना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद में तो लिखा है, कई जगह पे लिखा है कि उत्पुल्लिका जैसे व्याधि में अग्निकर्म करो, और कई जगह पे लिखा है कि बच्चों में अग्निकर्म निषेध है। लेकिन ये व्यवहार में दिया जाता है और वहाँ पे अग्निकर्म का सिर्फ व्रण छोड़ के बाकी कोई विकार तो बाद में आए नहीं थे। सर ने ऐसा सर्वे किया था। तो आयुर्वेद में जो वर्णन आया है अग्निकर्म का, जो करना है या नहीं करना है, लेकिन व्यवहार में तो किया जाता है, ये सब देख के उसमें रिसर्च होना चाहिए, ऐसा सर का कहना था। सर ने और एक बात लिखी थी, रत्नागिरी में चिपळूण जो विलेज था तब, उसके परिसर में कामला जॉन्डिस के लिए राइट साइड ऑफ एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, वहाँ पे हरिद्रा जो है वो अग्निकर्म करते थे और कोई भी पथ्य न करते हुए भी वो लोग ठीक होते थे। ऐसा सर ने दिया है कि जब सर 6 साल में वहाँ पे रहे थे वहाँ पे यकृत विकार और कामला यानी जॉन्डिस, ये सब में राइट साइड में एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स में सर ने कई सारे पेशेंट देखे जो लोकल में पुराने लोग करते थे और व्याधि मुक्त होते थे। सर ने कई पेशेंट का रुग्णों का 6 साल तक फॉलोअप लिया है, कोई चिकित्सा न देते हुए कि ये पेशेंट को वो अग्निकर्म से रिजल्ट आया तो है, लेकिन वो कितने देर तक टिकता है, या कुछ लोगों को 6 महीने के बाद वापस वो जॉन्डिस होता है क्या, ये सर ने अभ्यास किया था। और वहाँ उनको समझ में आया था सर को कि वहाँ पे वो व्याधि मुक्त हो रहा है। एक हरिद्रा के अग्निकर्म से व्यक्ति व्याधि मुक्त हो रहा है, ऐसे सर को वहाँ पे समझ में आया था। तो मैं बताने वाला हूँ आगे कैसे कैसे किया जाता है। तो उसके बाद में वहाँ पे सर ने ऑब्जर्वेशन में एक लिखा है कि जहाँ पे जो विलेजेस थे वहाँ पे गाय बैल वगैरह जो प्राणी हैं चलते समय अगर वो थोड़ा सा टेढ़ा चल रहे थे तो वो उनके पैर को भी अग्निकर्म किया जाता था और आज भी किया जाता है, और वो अग्निकर्म से उनका चलना ठीक होता था। जैसे कि कोई बच्चा है और वो चल नहीं पाता है, टेढ़ा चल रहा है, तो उसको अग्निकर्म देंगे क्या, ऐसे सर ने तभी विचार शुरू किया था। और तभी सेरेब्रल पाल्सी जैसे पेशेंट में या डिलेड ग्रोथ डेवलपमेंट जैसे पेशेंट में अग्निकर्म की शुरुआत हुई थी। ये सब जो है ग्रंथ में दिया है, लोग करते हैं और उसके हिसाब से आज तक अग्निकर्म बहुत
प्रगति कर चुका है। जैसे सुवर्ण शलाका आ गई, अलग अलग प्रकार के शलाका आ गए, अब हम नर्व कंडक्शन तक करते हैं, अब ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी हम अग्निकर्म कर रहे हैं। तो ये दिया है, तो वहाँ से वो सर ने ऑब्जर्व करके कहा था कि आयुर्वेद में जो अग्निकर्म के वर्णन आए हैं वो बहुत छोटी छोटी बातों में आया है, तो उसका हमें प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके उसको और बढ़ावा देना चाहिए, ऐसे सर ने 1993 में बोला था। वहाँ बताते समय बताया कि सर ने क्षारादपि अग्निगरीयान ऐसा कहा था, जो सुश्रुत संहिता में वर्णन किया था कि जो कैंसर जैसे बीमारी में वहाँ पे कॉटरी से वो कैंसर का जो मांस है वो निकाला जाता था, तो वहाँ पे भी सर अग्निकर्म करते थे। और जो DPX टेक्निक आई थी रेडिएशन के लिए, कोबाल्ट थेरेपी आई थी कैंसर के लिए, और ये जो अलग अलग कॉटरी के मशीन भी आए थे, तो सर का कहना था कि ये जो हीट टेक्निक आ रही है वो सिर्फ अग्निकर्म के सुधारित प्रकार ही है। आयुर्वेद में भी दिया है कि अर्बुद अगर आपको बाद में नहीं चाहिए तो उसको अग्निकर्म करना है। तो मैंने सर के पास था, तो वहाँ पे ओरल कैंसर के कुछ पेशेंट पे अग्निकर्म देखा था। अभी एक महीने पहले की बात बताता हूँ। ओरल कैंसर के इनिशियल फर्स्ट स्टेज में हमारे पास कैंसर का पेशेंट आया था, वो विलिंग नहीं था केमोथेरेपी रेडिएशन के लिए, तो उसको हमने अग्निकर्म करके वो कैंसर का पार्ट निकाल दिया था। और बाद में देखा तो वो अभी उसको लगता है अभी जून चालू है, 30 जून है, और उसको 3 महीने हो रहे हैं और उसका कैंसर का वो रिकरेंस नहीं हुआ है। अब 3 महीने में कैंसर रिकरेंस नहीं हुआ तो वो आयुर्वेद के लिए जीत है, नहीं तो उसको बहुत सारी ट्रीटमेंट बोली गई थी। रक्तवाहिनी जो है ब्लड वेसल टूट गई है, तो वहाँ पे भी यही सर ने बताया था कि वहाँ पे अगर लोह शलाका से हम अग्निकर्म करेंगे तो वहाँ पे वो रक्त रुक जाता है, जो मॉडर्न में एलोपैथी में ऑपरेशन करते समय कॉटरी का इस्तेमाल किया जाता था, वो अग्निकर्म का ही सुधारित रूप है। सर ने बताते समय ये न्यूज़पेपर में लेख लिखा था सर ने, तो इसका मतलब है कि वो लोगों को समझ में आया। अग्निकर्म 1993 में सर ने लोगों को समझना चाहिए, इसलिए वो लेख लिखा था। आयुर्वेद में भी अग्निकर्म करने के लिए, डाक देने के लिए अलग अलग वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था, वैसा आयुर्वेद में उल्लेख है। जैसे पिंपली है, हल्दी है, जो पेड़ है अलग अलग प्रकार के, उसके जो काष्ठ है उसका अग्निकर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता था। प्राणिज जो द्रव्य है, गाय का दांत रहेगा या अजाशकृत रहेगी, या धातु के जो अलग अलग प्रकार से ताम्र है, चांदी है, सोना है, लोहा है, ऐसे अलग अलग दिया है। जैसे बाकी इतर द्रव्य है, जैसे शहद है, वसा है, तेल है, तूप है, गुड़ है, इसके हिसाब से भी अलग अलग जगह पे अग्निकर्म का वर्णन आया है। वैसे सर ने बताते समय और भी बताया है कि जो आध्यात्मिक शास्त्र है वहाँ पे भी अलग अलग प्रकार के रत्नों का अग्निकर्म का वर्णन आया है, जो हम अभी करते हैं, और काफ़ी उसके बहुत हम कहते हैं बियॉन्ड इमेजिनेशन हमें रिजल्ट मिलते हैं, मैं जो आगे बताने वाला हूँ। अग्निकर्म में कौन सी व्याधि ठीक होते हैं और कौन से ठीक नहीं होते, ये भी सर ने बताया था तब। जैसे आशुकारी, तीव्र, वात, शूल, ग्रंथि, अर्शद, जो भी हम बहुत सारे देखते हैं व्याधि, वो उन्माद के साथ में सारे व्याधियों का सर ने वर्णन किया था। अग्निकर्म करते समय आकृति का भी वर्णन आया था, वो मैं आगे सब बताने वाला हूँ। अग्निकर्म पूरी तरह से अच्छे व्यक्ति के पास लेना चाहिए। जैसे मैं अभी देखता हूँ हमारे पास पेशेंट आते हैं तो गांव की तरफ अग्निकर्म किया हुआ रहता है, भल्ला तक का तेल निकालते हैं और किसी भी आकृति से वहाँ पे किया जाता है। तो अग्निकर्म करते समय आकृति का भी इम्पोर्टेंट है, जैसे वलय है, बिंदु है, विलेखा है, स्वस्तिक है, आध्यात्मिक अग्निकर्म है, ग्रह बाधाहर अग्निकर्म है, अलग अलग प्रकार से यहाँ पे वर्णन आया है आयुर्वेद में, जैसे भारतीय शास्त्र में भी आया है। जैसे त्रिपुर कटुशूल है, गुरुद्रसी है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस है, ऐसे सारे विकार में कहाँ पे सर ने अग्निकर्म कैसे करना है ऐसा एक लेख लिखा था, और वो जो लेख है 1993 में सर ने लिखा था। सर ने काफ़ी सारे लेख लिखे हैं, मैं आगे जाके सारे लेख बताने वाला हूँ, सर के कौन से बेस्ट लेख है वहाँ से बताने वाला हूँ। अब ये सब बताते समय जब भी हम सर के पास रहते थे तो वो एक्यूरेसी से काफ़ी डिटेल्स में बातें करते थे। अब ये जब बातें होने लगी, विद्याकर्म अग्निकर्म बढ़ने लगा, तो बहुत सारे कठिनाइयाँ भी प्रैक्टिस में आती हैं। जैसे हमने अभी वारी में कैंप लिया, वारी में हमने 300 से भी ज़्यादा विद्यार्थी लेके गए थे। वहाँ पे हर एक विद्यार्थी ने 40-50 या 70-80 कुछ विद्यार्थियों ने 200 तक पेशेंट चेक किए।
कुल मिला के हमने 10,000 तक पेशेंट पे विद्याकर्म अग्निकर्म विद्यार्थियों ने वहाँ पे किया। वहाँ पे करने के बाद हमारे ये 3-4 साल का 5 साल का वारी का अनुभव ये बताता है कि लोग अगले साल ढूंढते हुए आते हैं और कहते हैं कि सर आपने पिछले साल पे मुझे अग्निकर्म विद्याकर्म किया था तो मैं पूरी पंढरपुर की वारी पूरी चल के आया हूँ, मैंने 600 किलोमीटर चला है और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इस साल भी मुझे करवाना है। तो इतना एक अग्निकर्म विद्याकर्म से रिजल्ट आते हैं। ये हमें सोचना चाहिए कि मॉडर्न में इतना डिटेल में एनेस्थेशिया आया है, पेन किलर्स आया है, उसके टाइप्स आए हैं। आज एक पेन किलर चल रही है तो वो बदल रही है, फर्स्ट जनरेशन के एंटीबायोटिक आ रहे हैं वो बदल रहे हैं, सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन कितने तो भी आएंगे, रिसर्च चलते जाएंगे। जो आज अच्छा है वो कल अच्छा नहीं होगा, ऐसे बताया जाता है। लेकिन आयुर्वेद में जो बताया है कि 3000 साल पहले शुंठी खोखला निकालती थी, अभी भी निकालती है, कोरोना अभी भी उसने काम किया है, तो वो प्रिंसिपल पे आयुर्वेद काम करेगा। नहीं तो कैसा लगेगा, अगर 10 लोगों को बुखार आया है तो हर एक व्यक्ति को पैरासीटामोल दी जाएगी तो हर एक का बुखार कम हो जाएगा ना। लेकिन हर एक व्यक्ति को ऐसा नहीं होगा, तो आयुर्वेद में दिया है पुरुषम पुरुषम वीक्ष, हर व्यक्ति देख के अगर दवाई देंगे तो वो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मुझे ये कहना है कि आयुर्वेद में जो ये चिकित्साएं वर्णन की है, हर एक प्रकार की चिकित्सा है, जैसे शमन है, शोधन है, शस्त्रकर्म है, विद्याकर्म है, अग्निकर्म है, सारी चिकित्सा है। तो ये चिकित्सा करते समय जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें उसको तात्काल वेदना शमन के लिए, एक तात्काल व्याधि शमन के लिए हमें जो भी नॉलेज हो या जो भी हमें पता होना चाहिए या हमें जो भी एक्वायर्ड नॉलेज है वो हमें लेना चाहिए। सुश्रुत संहिता में कहा जाता है कि एकम शास्त्रम न दिया, एक शास्त्र पे ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, आपको सारे शास्त्रों का ज्ञान रहना चाहिए। मुझे एक बात पता है कि एक पेशेंट थी, वो आमोवात की रूमेटॉइड अर्थराइटिस की पेशेंट थी और वो पेशेंट को काफ़ी साल से 10-12 साल से दिक्कतें रहती थी, वो चल नहीं सकती थी। जैसे बादल आते हैं तो वो उसका पूरा शरीर अकड़ जाता था, उसके सारे जॉइंट गर्म हो जाते थे और कुछ भी जॉइंट हिलाने की कोशिश करे तो उसको दर्द रहता था। जैसे जैसे धूप आती थी थोड़ा अच्छा लगता था, फिर से रात में दर्द शुरू होता था। उसकी कठिनाई बहुत सारी बढ़ गई थी। तो पेन किलर जैसी औषधियाँ या स्टेरॉइड जैसी औषधियाँ लेके वो तंग हो चुकी थी, उसका भी उसको इफेक्ट नहीं आ रहा था। तो ऐसे कंडीशन में सर ने विद्याकर्म अग्निकर्म किया, उसका सारा शरीर जगह पे आ गया था। लेकिन सिर्फ एक हस्त जो है वो हस्त का स्तंभ नहीं जा रहा था, वो ऐसे नज़दीक नहीं कर पा रही थी और दूर नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे कंडीशन में तो विद्याकर्म हो रहा था, अग्निकर्म हो रहा था, पर सारा शरीर उसका ठीक हो गया था। लेकिन वो सिर्फ हाथ हस्त जो है ऐसा नहीं कर पा रही थी और वो जो उसकी जो बाल है वो अच्छी तरह से बांध नहीं पा रही थी। कपड़े पहनने के में भी उसको दिक्कत आ रही थी क्योंकि हैंड में स्टिफनेस ज़्यादा था। तो गुप्ते सर विद्याकर्म अग्निकर्म करने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो सर ने मुझे कहा कि अरे यार आप एक्यूपंक्चर पढ़ रहे हो। तब मैं सारे शास्त्र पढ़ता था, डिटेल में अभ्यास करके सर के सामने प्रश्न रखता था। तो मैंने एक्यूपंक्चर पढ़ के सर के सामने गया था कि सर एक्यूपंक्चर में ऐसा ऐसा दिया है, मेरिडियन से आता है। तो सर ने तब कहा था ठीक है, एक्यूपंक्चर में आपने पढ़ा है तो मुझे ये से पेशेंट में व्याधि में एक्यूपंक्चर के लिए बताओ कहाँ करना है। तो वहाँ पे मैंने एक्यूपंक्चर के पॉइंट सर को बताए और वो एक्यूपंक्चर के पॉइंट बताने के बाद वहाँ पे रिजल्ट आया। और तभी से अभी तक विद्याकर्म और अग्निकर्म में हम वो हर एक सेशन में, हर एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में वो कुछ अलग तरीके से जो बुक में वर्णित नहीं है वो पॉइंट हम एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा यही कहना था कि जो विद्याकर्म अग्निकर्म हम ला रहे सबके सामने, वो हमने जो सर से सीखा है, वैद्य राबो गोप्टे सर से, वो जैसे कि जैसे सबको मिले। सर ने भी कोशिश की थी, सर ने बुक बनाए, विद्याकर्म अग्निकर्म के एडिशन शुरू किए हमने। सर को जब बुक निकालना था तो पहले बुक के समय तो मैं नहीं था। जब सर ने एडिशन बनाई थी तो वहाँ पे हमने फर्स्ट सर का मराठी में बुक ट्रांसफ़र की। उसके बाद में कलर फ़ोटो भी वहाँ पे इंक्लूड किए। वहाँ पे अलग अलग तरीके से हमने वो बुक को डिज़ाइन किया है। आप ये वैद्यगोगटे.org यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे थे सर। लेकिन जब सर गए हमारे यहाँ पे जिम्मेदारी आ गई और कई सारे लोग, सर के जो विद्यार्थी हैं पूरे महाराष्ट्र में अपनी अपनी कोशिश करके सबको सिखा रहे हैं, विद्याकर्म अग्निकर्म सिखा रहे, निःशुल्क सिखा रहे।
ऐसे करते समय हमें भी उसमें जो हमारे तक लोग पहुँचते नहीं थे उन तक ये पहुँचाना था, और उनमें हम काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। तो अभी तक उसके 9 एपिसोड हो गए, अभी ये 10वां एपिसोड हम कर रहे हैं। ये एपिसोड का नाम द इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट विद्याकर्म और अग्निकर्म के हम जो यूज़ करते हैं हम बताने वाले हैं, कौन से व्याधि में। जैसे कहा गया है कि सब क्रिया में, सब शल्य कर्म में प्रधान यंत्र हमारा हस्त है। हस्त की ट्रेनिंग हो गई तो हम सारे इंस्ट्रूमेंट अच्छी तरह से बता सकते हैं। जैसे स्वस्तिक यंत्र आया है, ताल यंत्र आया है, अलग अलग प्रकार के शालक्य तंत्र में शला का वर्णन आया है। अगर हम सब बताते जाएंगे तो वो प्रैक्टिकली बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा, और थेराटिकली भी वो ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो हम अभी हमारे प्रैक्टिस में जो इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये विद्याकर्म के आताच नहीं, विद्याकर्म के इंस्ट्रूमेंट है। ये जो विद्याकर्म अग्निकर्म के लिए हम सारे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, आज मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अब ये बताते समय सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये विद्याकर्म के लिए हम शला का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम नीडल कहते हैं। ये जो नीडल रहती है 26/2 की रहती है। तो ये जो नीडल है वो 11 से 12 mm की रहती है। ये नीडल सबसे ज़्यादा हम विद्याकर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो ये नीडल जो है अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरीके से विद्याकर्म में हमें काम में आती है। यही नीडल क्यों? क्योंकि हमें ग्रंथ में अर्धव्रीहि, 1 व्रीहि, 2 व्रीहि ऐसे व्रीहि के प्रमाण से विद्याकर्म आया है। और 1 व्रीहि हम देखेंगे तो जो चावल रहता है वो चावल कम से कम 11 से 12 mm बड़ा रहता है। तो ये नीडल उतना हमें विद्याकर्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी देती है। तो ये हम नीडल इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरी हमें मिलती है कि 24 नंबर की नीडल रहती है। ये 24 नंबर की नीडल भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। वो जो नीडल रहती है हमें छोटी छोटी जो पेशेंट रहते हैं, जो जिनकी डेप्थ ज़्यादा रहती है, मांसाहार रहते हैं, मोटापे वाले पेशेंट रहते हैं, या हमें अगर डीप विद्याकर्म करना है जैसे साइटिका जैसे व्याधियों में, तो हमें ये नीडल आती है। एक्यूपंक्चर की भी नीडल आपको पता होगी। एक्यूपंक्चर की नीडल जो है वो हॉलो नहीं होती है, और विद्याकर्म की नीडल जो है हॉलो होती है। तो विद्याकर्म करने के लिए जो भी हमें इंस्ट्रूमेंट आता है, जैसे स्काल पेन है, स्काल पेन के बाद हम अलग प्रकार के सलाइन भी यूज कर सकते हैं विद्याकर्म के लिए, तो वो हॉलो रहते हैं। लेकिन एक्यूपंक्चर की नीडल है वो हॉलो नहीं, हॉलो होती है। हमारे जो है हॉलो नहीं होते, क्योंकि स्त्रावन के लिए, दोष बाहर निकलने के लिए उनको जगह चाहिए। अग्निकर्म करते समय हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं। जैसे यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो है कई सारे सुवर्ण शलाका है। अब यहाँ पे जो सुवर्ण शलाका है ये 14 कैरेट की सुवर्ण शलाका है। 14 कैरेट की सुवर्ण शलाका जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। 18 कैरेट की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सुवर्ण शलाका काफ़ी चीप होती है, सस्ती होती है। एक बार बनाएंगे तो हमें ज़िंदगी भर काम आती है। सुवर्ण शलाके के बारे में हमेशा बताना मैं बोलता हूँ, क्योंकि एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर ये हम सुवर्ण शलाका पकड़ते हैं तो ये सुवर्ण शलाका जो है 7 सेंटीमीटर लेंथ वाली होनी चाहिए। 7 सेंटीमीटर लेंथ होगा। उसकी जो यहाँ की विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर वाली होनी चाहिए, और इसका आगे का जो 2 mm वाली होनी चाहिए, और आगे का जो राउंड है वो जो हमारा जो है वो एक्यूरेसी से हमें 4 mm वाला चाहिए। सर ने जो शलाका बनाई है ये ऐसी शलाका है, ये इसका ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। तो ये शलाका बनाते समय हम क्या करते हैं कि ये नीडल होल्डर पकड़ते हैं। यहाँ पे बहुत लोग आर्टरी फोर्सेस भी पकड़ते हैं, लेकिन ये नीडल होल्डर जो सबसे ज़्यादा काम में आता है। और ये शलाका को ऐसे बीच में पकड़ के ऐसे लगा के हम यहाँ से लगा के पीछे से अग्निकर्म करते हैं। अग्निकर्म कैंडल से होगा, अग्निकर्म सहचर तेल के दिए से होगा, अग्निकर्म धानवंतर से होगा। अग्निकर्म करते समय अलग अलग तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अग्नि का वहाँ पे महत्व ज़्यादा है। वहाँ पे हमें स्निग्ध अग्नि कर्म चाहिए। अगर आम वात जैसे पेशेंट आते हैं तो हमें वहाँ पे रुक्ष अग्निकर्म की ज़रूरत होती है। तो हम ये इलेक्ट्रिक कॉस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे ये सुवर्ण शलाका आगे लगाई है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, यहाँ पे हीट होगा, हीट की वजह से यहाँ पे वो कंडक्शन होगा, और वहाँ पे जब हम पेशेंट को करते हैं तो रुक्ष अग्निकर्म के लिए हमें ये इलेक्ट्रिक काम में आएगा। तो इसको यहाँ पे कंट्रोल रहेगा, और हम उसका
टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ये भी ज़्यादा महंगा नहीं है, 5-6 हज़ार में आ जाता है और ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया सुवर्ण शलाका के बारे में। सुवर्ण शलाका मुझे लगता है कि वो 2.89 ग्राम तक आ जाती है और 10 से 15 हज़ार के बीच में गोल्ड के रेट के अनुसार ये काम में आ जाएगी। वो हम एक बार बना लेंगे तो ज़िंदगी भर काम में आती है। दूसरी शलाका हम इस्तेमाल करते हैं वो है रौप्य शलाका। ये जो शलाका है चांदी की बनी हुई है, तो इसके लिए इसका जो माप है हम सेम सुवर्ण शलाका जैसे हम माप लेते हैं और वो हम रौप्य शलाका बनाते हैं। ये जो रौप्य शलाका हमें न्यूराइटिस जैसे व्याधि में काम में आती है, जैसे स्पेशली हम रेटिना, डायबिटिक रेटिनोपैथी में, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में, डायबिटिक न्यूरोपैथी में ये शलाका आती है, क्योंकि जो रजत है, रौप्य है, उसका जो गामित्व है ज़्यादा से ज़्यादा मज्जा धातु पर रहेगा। ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम में आती है। दूसरी एक शलाका सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं और जो काफ़ी काम में आती है, ये जो है नाग शलाका। ये नाग जो शलाका है ये नाग धातु से बनाई है, लेड से बनाई हुई है। तो इसको लेड को, नाग और वंग को पुती लोह कहा गया है। पुती मीन्स वहाँ पे दूषितपना ज़्यादा रहता है। तो ऐसे दूषित धातु में से उसका जो दूषित पार्ट है वो बाहर निकाल के जो पार्ट बच जाता है उससे शलाका बनती है। यो योग रत्नाकर में वर्णित हुई है। ये करते समय उसको त्रिफला के काढ़ा में 1 महीना भर उसको गर्म करके तप्त करके वहाँ पे निर्वाप करना है। उसके साथ में भृंगराज के, उसके बाद में शुंठी के, उसके बाद में गोदुग्ध के, उसके बाद अजा दुग्ध के, उसके बाद घी में, उसके बाद भृंगराज रस में, ऐसे काफ़ी सारे द्रव्य आए हैं। ये शलाका बनाने के लिए 6 से 7 महीने जाते हैं। और ये बनाने के बाद हम इसका सीधा अंजन भी करते हैं। शलाका आँखों के लिए घुमाती भी है, तो ये सर्व रोग प्रशमनी, सर्वनेत्र रोग प्रशमनी इसको कहा गया है। तो हम इससे अलग अलग प्रकार के मयूर तुत्थांजन लगाते हैं, घृतांजन लगाते हैं, उसके बाद में हम विषग्न अंजन लगाते हैं और अलग अलग प्रकार के अंजनों से हम नेत्र रोग दूर करते हैं और जो हमें बहुत सारा फायदे में आता है। बाकी आती है हमारी जो हम करेंगे हरिद्रा। ये हमें कामला में कर्म देती है। ये जो शलाका है इसका उपयोग कामला में किया जाता है। जहाँ पे कोई भी व्याधि हमें रिजल्ट नहीं देता है, कोई भी चिकित्सा हमें कामला, जॉन्डिस जैसे व्याधि में रिजल्ट नहीं देती है, तो हम ये शलाका का इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल करते समय हमें सिंथेटिक नहीं चाहिए। अभी देखिएगा ये काली हो गई है आगे, तो हम क्या करेंगे, इसका आगे का भाग निकाल देंगे और वहाँ के भाग निकाल के जो येल्लोनेस आता है, अगर ये भी रहता है तो इसका आगे का पार्ट निकाल के हम वो शलाका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें हरिद्रा का गुणधर्म चाहिए वहाँ पे। ये सुवर्णका के अग्निकर्म करते समय मैं सबको एक बताना चाहूँगा, सब एक गलती करते हैं कि ये अग्निकर्म शलाका ऐसे जब लगाते हैं तो अग्निकर्म शलाका और आपका नीडल होल्डर के बीच में दूसरा मीडियम नहीं चाहिए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कागज़ लगाते हैं, कुछ लोग कॉटन लगाते हैं, कुछ लोग वहाँ पे कपड़ा वस्त्र लगाते हैं। तो ये आपको क्या होगा, आपका हस्त का जो स्पर्श है शलाका से ये नीडल होल्डर से शलाका तक जो आपका हस्त का गुण जाना चाहिए, ये गुण नहीं जाता है। तो मेरे विद्यार्थियों से यही कहना है कि जब आप अग्निकर्म करते समय तो यहाँ पे कॉटन ना लगाए, यहाँ पे कोई कागज़ ना लगाए, सीधा सीधा लगना चाहिए। तो आपका ये अनुभव कीजिएगा कि गुण में कितने बदलाव आते हैं। ये जो हरिद्रा में हमने कामला में देख ली है, ये कहीं पे भी हमें मिल जाती है। दूसरी हमें आती है मृत्तिका शलाका आती है। ये मृत्तिका शलाका है, मिट्टी लेनी है कौन सी भी, ये कहीं पे भी परचेस नहीं करनी चाहिए। जो हम जहाँ पे पेशेंट रहता है, हम जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वहाँ से मिट्टी लेनी है। वो मिट्टी वस्त्र से हमें छाननी है। जिनसे जो पार्ट आता है उसमें लोह किट्ट अश्व घोड़े का जो पॉटी है थोड़ा सा उसका भाग और मंडूर थोड़ा सा ऐसे मिला के ये शलाका बनाई जाती है। ये शलाका बनाने के बाद हमें सब कैलकुलेशंस पर में इसका काम आता है। दूसरी शलाका आता है हमारे वलय शलाका। अब ये जो शलाका है ताम्र की शलाका है, ये ताम्र से बनाई जाती है क्योंकि ये हमें तुरंत गर्म होने की अपेक्षा रहती है। अब ये जो शलाका है अगर हमें गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद वो हमें अग्निकर्म के लिए ये काम में आती है शलाका। ये जो शलाका है हम इसका जो राउंड है हमारे हिसाब से, पेशेंट के अम्बिलिकस के हिसाब से हम ये कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसको हम ताम्र शलाका कहते हैं। ये हमें वलय अग्निकर्म में काम में आती है, जैसे हर्निया में आता है, अलग अलग प्रकार के उदर रोग में ये काम में आती है। अब
ये मैं बताना चाहूँगा, ये जो शलाका है, ये 2 शलाका है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में देखी जाती है। ये जो शलाका है, इसका जो ये पूरा पार्ट है ये ताम्र का है और इसका जो है पूरा पार्ट है लोहे का है। तो ये दोनों शलाका अगर हम कॉर्न में यूज़ करते हैं, कॉर्न में यूज़ करेंगे तो ये ताम्र शलाका भी काम में आती है, लोह शलाका भी काम में आती है। लेकिन कौन सा भी अग्निकर्म करते समय अग्नि द्रव्याश्रय न दहती, यहाँ पे अग्नि है, हमने गर्म किया है, अग्निकर्म कर रहे हैं, तो अग्निकर्म हो रहा है लेकिन उसका द्रव्याश्रय बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये शलाका का द्रव्याश्रय रहेगा ताम्र, ये शलाका का द्रव्याश्रय रहेगा लोह, ये शलाका का द्रव्याश्रय रहेगा सुवर्ण, ये शलाका का द्रव्याश्रय रहेगा रजत। तो ये जो अलग अलग प्रकार की शलाका है ग्रंथ में इसीलिए दिया है कि उसका कंडक्शन पॉइंट, उसका टचिंग सरफेस, वहाँ पे वो कितने देर तक हीट अंदर रख पाएगा, उसका टेम्परेचर, उसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका कंडक्शन कोशंट, ये सारे हमें सोचना चाहिए। तो अगर ताम्र शलाका से हम ये ताम्र शलाका से अगर कॉर्न निकालते हैं तो ये ताम्र शलाका उष्ण होती है, लोह शलाका शीत होती है, इसका प्रभाव हृदय रहेगा, इसका मज्जा पे जाएगा। तो करते समय अगर पित्त प्रकृति के व्यक्ति को कॉर्न हो जाएगा और ताम्र शलाका से आप अग्निकर्म करोगे तो उसके कॉर्न वापस आते हैं। इसीलिए कभी भी कॉर्न करते समय हमें लोह शलाका का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो पहले गोप्टे सर ने मुझे दी हुई शलाका लोह शलाका है, ये पहले ऐसे बनाते थे, अभी हम मल्टी फंक्शनल लोह शलाका बनाते हैं। ये जो है मल्टी फंक्शनल लोह शलाका, इधर से हम बड़े बड़े कॉर्न निकाल सकते हैं, इधर से हम छोटे छोटे वाट्स भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में अलग अलग प्रकार की शलाकाएँ ताम्र शलाका बनाई जाती हैं, जैसे ये दंत के लिए काम में आ जाएगी, या जो नासा के अंदर के पार्ट को हमें अग्निकर्म करना है तो वहाँ पे काम में आ जाएगी। ये दंत के कृमि दंत के लिए हम अग्निकर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पूरी टेढ़ी है। अगर किसी के दांत पे अग्निकर्म करना है वहाँ पे ये शलाका काम में आती है। ये दूसरी है कटिंग के लिए काम में आती है। हमें कैंसर के लिए आजकल ये कटिंग शलाका इस्तेमाल कर रही है। इसका आगे का पार्ट आप देख सकती है। वहाँ पे अगर कोई भी कैंसर का पार्ट, अगर मुंह टंग कैंसर आ गया है या ओरल कैंसर है, तो वहाँ पे ये पार्ट पकड़ के हम ये कट करने के लिए हमारे लिए बहुत हैंडी शलाका आ जाती है। जो कॉस्मेटिक पर्पज से हीरो हीरोइन आते हैं हमारे पास, उनको छोटे छोटे वार्ड्स रहते हैं, वो हमें दूर से तो दिखते नहीं हैं, लेकिन अगर उन पे जूम किया जाए कैमरा या क्लोजअप लिया जाए तो छोटे छोटे वहाँ पे दिखते हैं। तो वो निकालने के लिए हमें शलाका काम में आती है कॉस्मेटिक के लिए। वही अगर बच्चों में रहेगा तो ये छोटी सी शलाका काम में आ जाएगी। अगर बड़े बड़े वार्ड्स है, अगर वो हमें निकालना है तो एक तरफ से चपटी शलाका, हम कहेंगे कि फ्लैट शलाका है, और दूसरी तरफ से ये नोकीली है, तो ये मल्टी फंक्शनल ताम्र शलाका बन जाएगी। ये मल्टी फंक्शनल लोह शलाका है और ये मल्टी फंक्शनल ताम्र शलाका है। वैसे अगर हमें छोटे छोटे व्रणों पे अग्निकर्म करना है, व्रण के अंदर जो कॉटरी है लेके जानी है, ये गर्म करके हमें वहाँ पे, तो वहाँ पे काम में आती है। यहाँ पे छोटे छोटे व्रण के उत्सेद हमें कट करने के लिए काम में आती है। और ये अलग प्रकार की पुरानी हमारी मल्टी फंक्शनल ताम्र शलाका हम यूज़ करते हैं। इसके कई सारे टाइप है, ये छोटी है, ये बड़ी है, जो हाथ में आती है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की शलाका हो गई। तो ये सारी शलाकाएँ हम, ऐसा नहीं है कि यही शलाका सभी जगह पे यूज़ करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि यही शलाका जो है ये हमें सभी तरह से यूज़ करनी चाहिए। ग्रंथ में जो अंगुली प्रमाण आया है, अलग अलग प्रकार से यंत्रों का वर्णन आया है, तो ये सारे यंत्र हमारे पास होने चाहिए। ये कहाँ मिलेंगे ये मैं कमेंट में बता दूंगा। ये सारे अपने पास होने चाहिए और इसका उपयोग हम हमारे प्रैक्टिस में करना है। विद्या कर्म के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 ही निडल काम में आती है, स्काल पेन भी काम में आती है और बाकी छोटे छोटे निडल भी काम में आती है। तो उसके हिसाब से वो हम अलग अलग काम कर सकते हैं। धन्यवाद। कर क्लोज।